वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए डेटा कहां क्या कैसा अवेलेबल है? हमें यह बताया हुआ है कि ओवरहेड्स ओवरहेड्स के बारे में कहा हुआ है कि ये 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, यानी OAR है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड OAR लिखा हुआ है साथ, बस ओवरहेड है, तो फिर ये टोटल है, तो टोटल OAR आ गया मटेरियल का 20%। तो मटेरियल हम ये तीनों निकाल चुके हुए हैं, इसका 20 कर लेते हैं। 333 272 और इसमें से निकाल लेते हैं फिक्स्ड OAR। फिक्स्ड OAR कितना है? फिक्स्ड OAR के बारे में कहा हुआ है कि 5 मिलियन है एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इनको एलोकेट किया जाना है, मतलब उनकी बेस है मशीन आवर्स। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 50 है। 5 मिलियन है 5 लाख। अच्छा 5 मिलियन कहा था मैंने। 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख 50 लिख दूंगा, 60 लिख दूंगा। ये है रुपीस पर, नहीं बात एलोकेशन की नहीं है, वर्ड एलोकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बात ये है कि ये 333 क्या है, रुपीस पर यूनिट है। 20% किससे मल्टीप्लाई किया है? तो ये पर यूनिट है ना, तो इसका 20% लेंगे तो पर यूनिट ही है। तो ये अभी इस वक्त पर यूनिट लिखा हुआ है, तो इसमें से फिक्स्ड OAR पर आर माइनस कर दें। नहीं, वो भी पर यूनिट करना पड़ेगा। तो 50 जो निकला है वो पर आर है। पर यूनिट बनाने के लिए क्या करें? जितने एक यूनिट पे मशीन आवर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ली है और उसका 20% लिया है तो वो ओवरहेड भी पर यूनिट ही निकला है। तो इसमें से अगर फिक्स्ड OAR पर यूनिट माइनस करेंगे तो वेरिएबल OAR पर यूनिट आएगा। तो 50 रुपए निकला था, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, वो पर आर था, पर यूनिट बनाना पड़ेगा और मशीन आवर्स दिए हुए हैं, तो इधर आ जाएगा 200, ये 150, तो वेरिएबल OAR बन गया 22। ये वेरिएबल OAR आ गया। और ये वेरिएबल OAR पर यूनिट, तो हाँ हमें पर यूनिट ही चाहिए। फोर 753 373 463 ये निकला है कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर्स। अच्छा, इस सवाल में भी पता चल रहा है कि मशीन आवर्स ही का मसला है, क्योंकि लेबर आवर और किलोस तो बताई नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, चेक करके देखें। अगर ये सारे प्रोडक्ट पूरी डिमांड बना लेते तो कितने मशीन आवर्स चाहिए? अगर ये तीनों प्रोडक्ट्स पूरी डिमांड के लिए बना लें तो कितने मशीन आवर्स चाहिए होते? वन 117 तो है ये अवेलेबल 1 लाख, तो हाँ इसीलिए लिमिटिंग फैक्टर भी है। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं और हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन पर आर। इसके लिए चाहिए मशीन आवर्स, तो कंट्रीब्यूशन पर आर बन गया 149 154। चलो खैर है, पहले उससे कौन सा जीत जाएगा, वो वही तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अरे भी तो सवाल रहता है, अभी तो मैंने सिर्फ रैंकिंग की है।
अब इस रैंकिंग की बेस पे ऑप्टिमम प्लान बनेगा। क्या जी? इसको कुछ तो आती है? तो मशीन आज का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया 1 लाख। सबसे पहले बनाएंगे कितने यूनिट्स बना लें? 9000। 9000 के हिसाब से इंटू 3 27,000 घंटे लग जाएंगे और बाकियों के लिए रह जाएंगे 73। फिर नंबर आएगा हेक्सागन का, उसकी डिमांड। अच्छा, पहली लाइन तो इंशाल्लाह पूरी हो ही जाया करेगी। जरूरी नहीं है कि मसला आखिरी प्रोडक्ट में होगा, दूसरे से देखना शुरू कर दिया करना। पहला तो बन ही जाएगा, वरना तो बड़े बेकार बिजनेस को तो वैसे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तो दूसरी लाइन से देखना शुरू कर दें। हेक्सागन पूरा बन रहा है, कैसे देखें? डिमांड से मल्टीप्लाई करके देख लें है कि नहीं। तो कितनी डिमांड है? तो इससे हो जाएंगे पूरे 50, बाकी रह गए 23। और पेंटागन ऑब्वियसली नहीं बनेगा, पेंटागन के बन पाएंगे 5750। ये हो गई सवाल की रिक्वायरमेंट में से आधा हिस्सा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। इसके अलावा एक और चीज पूछी हुई है, प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो इस प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट्स बेचने, क्या सेल्स, क्या वेरिएबल कॉस्ट, कैसे, इसी की बेस पे प्रॉफिट निकालना है। तो हम ये बना चुके हुए हैं कि कितने कितने यूनिट्स बिकने हैं। ये इधर ही बना देता हूं, इधर ही बना रहा हूं। अच्छा, अब ये इन तीनों के यूनिट्स आ गए, तो हमने प्रॉफिट निकालना है। तो तीनों की सेल्स लिखें और मटेरियल और लेबर और ये सब लिखें, या कंट्रीब्यूशन काफी है? कंट्रीब्यूशन काफी है। किसी का अगर दिल कर रहा है सब लिखने का तो लिख ले। पेंटागन हमने बेचने हैं 5750 और एक पे कमाना है 475। हेक्सागन बेचने हैं हमने 20,000 और एक पे कमाना है 373। और ऑक्टागन हमने बेचने हैं 9,000 और एक पे कमाना है 463। ये निकलेगी कंट्रीब्यूशन, लेकिन प्रॉफिट पूछा है तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। वो कितनी है? 5। ये है लिमिटिंग फैक्टर का एक आसान सवाल।
डन। अच्छा, अब एक नोट लिख लें और फिर उस नोट का सवाल करते हैं। पहले समझाता हूं, ये जो रैंकिंग की है, ऐसा हो सकता था कि पी की बारी ही ना थी। हाँ बिल्कुल हो सकता था। और ये जो हमने रैंकिंग की है, इसको हम डिसीजन मेकिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने डिसीजन कर लिया कि अब फरवरी के महीने में इतने इतने यूनिट्स बनाएंगे तो सबसे ज्यादा फायदा है। हो सकता है कि हमने पहले ही किसी कस्टमर को हाँ बोल दी हुई है कि हम तुम्हें पी के 1000 यूनिट्स तो बेचेंगे, तो अब हम उसको हाँ बोल चुके हुए हैं, तो अब उसको कह देंगे नहीं सॉरी यार, रैंकिंग में तुम्हारा नंबर नहीं गया, पहले वो पूरे करने पड़ेंगे। इसी तरह से मैनेजमेंट हो सकता है खुद ही फैसला कर ले कि हमने 500 यूनिट तो सबके बनाने हैं ना, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी रैंकिंग बेहतर है। तो मैनेजमेंट की तरफ से प्रोडक्शन की कमिटमेंट है, अगर इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है। क्या मतलब इंटरनल एक्सटर्नल? वो डिसीजन भी हो सकता है, कस्टमर की तरफ से भी पक्का वादा हो चुका होता है। तो अगर कोई कमिटमेंट है तो पहले वो कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन पूरी होगी, उसके बाद रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे। दोबारा, अगर कोई प्रोडक्शन की कमिटमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, तो पहले उस ऑप्टिमम प्लान में पहले कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन होगी, उसके बाद रैंकिंग के मुताबिक होगी। अगर प्रोडक्शन की कोई कमिटमेंट है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो पहले वो कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्शन होगी। और इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसके लिए ना एक मिसाल बनाई हुई मैंने, आप देख लें, मिसाल ही देख लें, उसका सॉल्यूशन भी देख लें। इलस्ट्रेशन 6 बनाई हुई है एक मैंने, इलस्ट्रेशन 6, ये पास्ट पेपर से ना पहले हैं इलस्ट्रेशन रखी मैंने, उनमें एक 6 होगी, पेज 270। इलस्ट्रेशन देख लें और सीधा सॉल्यूशन ही देख लें उसका, ताकि आइडिया हो जाए कि उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे हम। पेज 270 पे इलस्ट्रेशन 6, एक सादा सा सवाल, बस आपको कमिटमेंट वाली बात सिखानी थी, और उसका सॉल्यूशन देख लें ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह से उसको पहले लिखना है। कमिटमेंट पे पूरे हो गए। हाँ हाँ, नहीं बनाएंगे कैसा? नहीं कि कमिटमेंट भी पूरी ना कर सके। कमिटमेंट पूरी हो जाए और बाकियों का ना बचे तो सवाल बेकार होगा। ये तो सवाल तो होगा ही तब जब कुछ लाइनें होंगी, तो फिर नहीं होगा ऐसा सवाल की कमिटमेंट। और अगर कमिटमेंट भी पूरी नहीं कर सकते तो उस बिजनेस को तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। OER के हिसाब से बांटा है से मुराद? नहीं, मशीन आवर्स के हिसाब से बांटा है से क्या मुराद है? 50 रुपए पर मशीन आ रहा है, अब हर यूनिट में जितने जितने मशीन आवर्स लगने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो OER पर यूनिट बन गया। तो क्या कैसे डिफरेंट हो जाता? क्या डिफरेंट हो जाता? 150 कंट्रीब्यूशन कहाँ लिया भाई मैंने? नहीं, इसमें से ये माइनस करके 122 नहीं आया है, इसमें ये प्लस करके 272 आया। यानी ऐसा नहीं है कि ये माइनस करने से ये आंसर आ रहा है, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, इनको ऐड करके ये बनाया। वो तो सवाल वाले ने पहली बनाई है कि आप ये फाइंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे चूंकि फिक्स कॉस्ट होगी नहीं तो इस बेचारे की वेरिएबल नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है। वेरिएबल OER है, फिक्स्ड OER है, इनको ऐड किया गया तो ये बना है। हाँ जी देख लिया।
तो फिर एक पास पेपर का सवाल आप अभी कर दें, आप अभी सॉल्व कर दें। ऑटम 2016, ऑटम 2016 पेज 280, क्वेश्चन नंबर 14, गैलेक्सी इंजीनियर्स के नाम से। इसमें एक चीज सिर्फ वो मैंने करानी कल है, मेक और बाय, अभी बस वैसे ही मान लें। इसमें ना प्रोडक्ट सी है एक, पेज 280, गैलेक्सी इंजीनियर्स, ऑटम 2016 पहुंचे। इसमें एक प्रोडक्ट सी है, टेबल के दरमियान में, तकरीबन बल्कि दरमियान में नहीं, सेल प्राइस दी हुई है, सी की नहीं दी हुई। तो अभी इसकी वजह नहीं बता रहा, मेक और बाय कल बारी आएगी। अभी बस सिर्फ मैं कह रहा हूं कि इसकी सेल प्राइस की जगह आप 3000 रुपए इस्तेमाल कर लें, जो सबसे आखिरी सेंटेंस में लिखा हुआ है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये मेक और बाय में पता चलेगा। अभी बस प्रोडक्ट सी की सेल प्राइस की जगह आप 3000 यूज कर लें और सवाल अभी करें आप सॉल्व। सवाल करने का सबको कहा है, ऐनक वाले भी, बगैर ऐनक वाले भी, सबको कहा है। अगर वाकई ध्यान से करें ना तो 10 मिनट का भी सवाल नहीं है ये।
हाँ जी, ज्यादा देर लगा दी यार। बस भाई हो जाना चाहिए था इतनी देर में। जिनसे नहीं हुआ वो देख लें सोल्यूशन और देख लें कहाँ क्या गलती की है। क्यों नहीं करना? उस बेचारे की बारी नहीं आई होगी इसलिए नहीं किया था। वो रैंकिंग में सबसे आखिर था। हाँ जी डन। एक फर्क दिखाता हूं। इलस्ट्रेशन 6 पे आए। इलस्ट्रेशन 6 पे इलस्ट्रेशन 6 के क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 6 के क्वेश्चन क्या है? किस प्रोडक्ट की कमिटमेंट है? ए। और ए की डिमांड कितनी दी हुई है? कहीं पर सवाल में कुछ ऐसा बताया कि ये जो कमिटमेंट है 500 ये इस 4000 डिमांड के अंदर शामिल है या इसके अलावा है? बताया हुआ है। बताया हुआ है। क्यों बताना जरूरी है ये? नहीं नहीं नहीं, ये बात क्यों जाननी जरूरी है कि जो कमिटमेंट है वो ऊपर बताई हुई डिमांड के अंदर शामिल है कि नहीं? ताकि अगर इलस्ट्रेशन 6 में पहला नंबर ए का आ जाता तो पहले तो हम कमिटमेंट बनाते, उसके बाद जब रैंकिंग पे जाते तो पहला नंबर किसका होता? ए का। अब उसके 4000 फिर बना लेते? नहीं, फिर 3500 बनाते। तो ये बात जाननी जरूरी है कि जो कमिटमेंट है वो जो बाकी डिमांड बताई हुई है उसके अंदर शामिल है या उसके अलावा, ये बताना जरूरी है। ऑटम 16 में बताया हुआ ये जवाब नहीं है, ये अलग से दिया हुआ है। ये जो प्रोडक्ट बी है इसका 800 इस 1000 के अंदर शामिल है कि इसके अलावा है?
उसके अलावा है, क्योंकि लोकल और एक्सपोर्ट का फर्क है। नहीं, बजट की बात नहीं है, लोकल और एक्सपोर्ट का फर्क है ना। 800 क्या है और ऊपर 1000, तो उसके अंदर थोड़ी शामिल हो सकता है 800। अगर ये लोकल और एक्सपोर्ट का फर्क ना बताया होता तो फिर सवाल वाला बताता कि 800 इन 1000 में शामिल है या उसके अलावा है। तो ये बताना जरूरी होगा कि कमिटमेंट वाला इसके अंदर शामिल है कि नहीं। एक सवाल होमवर्क तो आप कर ही देंगे? कर देंगे। क्या हुआ? मैंने ये तो नहीं कहा था कि होमवर्क नहीं दूंगा, ये मैंने कब कहा था? मैंने कहा था अगर 2 सवाल होमवर्क देने होंगे तो 1 दूंगा, ये कहा था मैंने। आज मैंने कब कहा था होमवर्क नहीं दूंगा? चले, जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना दफा ना करे, कोई बात नहीं। एक सवाल होमवर्क कर दीजिए, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बुरी बात है। क्वेश्चन 24, सीगल लिमिटेड, ये है ऑटम 2011 अटम का सवाल। इसमें ये अच्छी कैलकुलेशन है कि स्क्वायर फीट और रुपीस पर स्क्वायर फीट और स्क्वायर फीट पर यूनिट और इस तरह की अच्छी कैलकुलेशन है। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है, ये सीगल लिमिटेड के नाम से है, ऑटम 11 अटम का है, स्प्रिंग 11 ऑटम 11। और अब करते हैं छुट्टी, अभी पौना घंटा भी नहीं हुआ यार। हाँ, क्या है बाहर? अच्छा चलें ठीक है, छुट्टी। वो फिर FR1 में जो आपको 4 घंटे पढ़ाना है तो छुट्टी।